हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट किनको कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट वो हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। इसलिए इसकी जो डेफिनेशन है वो ये देते हैं कि दोस एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में ये एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं और इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से डिफरेंट होती है और इंटरमीडिएट होती है। कुछ प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक से बिलोंग करती है और कुछ प्रॉपर्टी पी ब्लॉक से बिलोंग करती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और कुछ इनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होती है, अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर हम सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले जो एटम का प्रेजेंटेशन है उसको डिस्कस किया है। तो किसी भी एटम में क्या होती है, ऑर्बिट 1 2 3 4, सब ऑर्बिट्स होती है एसपीडीएफ। सब ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। एस है 1 ऑर्बिटल, पी है 3 ऑर्बिटल, डी है 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे डी में 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो इन पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है क्योंकि न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इन पे फोर्स सेम काम करता है। तो इनको हम डी जनरेट एनर्जी लेवल्स कहते हैं। डी सब ऑर्बिट हैव 5 डी जनरेट एनर्जी लेवल्स। डी जनरेट एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? डी जनरेट एनर्जी लेवल्स वो होते हैं जिनका एनर्जी सेम हो, शेप सेम हो। जैसे पी सब ऑर्बिट हैव 3 पी ऑर्बिटल्स। तीनों का डबल शेप है, तीनों पर फोर्स सेम एक्ट करता है, न्यूक्लियस से इक्वल डिस्टेंस पर है, खाली डायमेंशन डिफरेंट है। इस वजह से इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। और तो हम इन तीनों ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं? डी जनरेट एनर्जी लेवल्स। तो इन तीनों के आपस में एनर्जी सेम है, तो ये 3 डी जनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। इसी तरह से इन डी में 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इन पांचों डी ऑर्बिटल्स के अंदर इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, शेप डबल डम्बेल है। अभी हम इस चैप्टर में और भी डिटेल डिस्कस करेंगे। एफ में 7 एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एस सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। पी ऑर्बिटल में कितने? 2। तो ये ध्यान रखना आप। हम क्या करते हैं? पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं, बेटा रॉन्ग। क्योंकि ऑर्बिटल का मतलब एक बॉक्स से है, सब ऑर्बिट का मतलब पूरे से है। जैसे आपको पूछा डी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरा डी सब ऑर्बिट है। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो डी सब ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 10 और डी ऑर्बिटल में कितना आएगा? 2। ये डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, ये एक बॉक्स डी ऑर्बिटल है। तो कभी भी ऑर्बिटल सफिक्स हो तो आप बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एफ ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, डी सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ सब ऑर्बिट में 14 इलेक्ट्रॉन्स। समझने की कोशिश करो सफिक्स क्या यूज किया जा रहा है, ऑर्बिटल की सब ऑर्बिट। और अब यहां पर हम वही अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं मैं इनमें। अबो जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। अबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में आता है और फिर उसके बाद वो हाईएस्ट, धीरे धीरे लोवेस्ट एनर्जी लेवल से फिर वो आगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में बैठता है जो जिसका एनर्जी कम हो। तो सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो 1s1, ये हीलियम 1s2, लिथियम 1s2 2s1, बेरिलियम 1s2 2s2 और फिर ये आगे जा रहा है। अच्छा, अब ये डी जनरेट एनर्जी लेवल्स आ गए। तो डी जनरेट एनर्जी लेवल्स पे जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल यूज करते हैं। हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल क्या होता है कि जब हम डी जनरेट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले मैक्सिमम अनपेयर्ड भरते हैं। जैसे ये अभी आप बोरॉन देख रहे हो, अब कार्बन में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नाइट्रोजन में एक भी और बढ़ेगा। तो ये पहले हम इन डी जनरेट एनर्जी लेवल्स में एक सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन भरते हैं और फिर पेयरिंग करते हैं। ये ऑक्सीजन आ गया 1s2 2s2 2p4, ये फ्लोरीन आ गया 1s2 2s2 2p5 और ये 1s2 2s2 2p6 नियोन।
अब उसके बाद ये सोडियम, ये मैग्नीशियम और फिर ये एल्यूमिनियम। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस, ये सल्फर, ये क्लोरीन, ये आर्गन। तो मैंने पहले 1 1 1 भरा, ये हंस रूल लगाया था। तो अब आप यहां पर ये आप कौन सा एलिमेंट देख रहे हो? नाउ दिस इज आर्गन। ये क्या है? आर्गन है। अब आर्गन के बाद अब वापस हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन। अब बेटा अब इलेक्ट्रॉन 3D में नहीं जाएगा, 4s में जाएगा। 11 के अंदर देखो ऐसा पाथ भी बना हुआ था इलेक्ट्रॉन फिल करने का, N+L रूल। अगर आपको नहीं आता है या भूल गए हो तो परेशान मत हो ना, बाद में 11 के वीडियो या 11 की क्लासेस को रेफर करके देख लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के कंसेप्ट तो समझ में आ जाएंगे। वैसे मैं शॉर्ट में रिवाइज करा दिया थोड़ा सा मैंने। तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आएगा, फिर 3D में आएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। और ये हम कोई पूछे तो रीजन लिखना N+L रूल। और N+L रूल क्या है आप एक बार 11 क्लास को रेफर करो उसके लिए, क्योंकि अभी तो अपन डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s2। तो अब 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 8 8 18 और 2 20। तो अब आप बोर्ड पे क्या देख रहे हो? अब आप बोर्ड पे बेटा कैल्शियम देख रहे हो 20। कैल्शियम 20 क्या है? 3d 0 4s2। ये देख लो 3D में 0 इलेक्ट्रॉन। अब 4s2 के बाद इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करता है। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करता है। अब 3D में जब एंटर करेगा तो 20, यहाँ कैल्शियम तक तो 20 आ गया, ये देखो। अब ये 21 आ रहा है। अब जब ये 21 आ रहा है तो ये स्कैंडियम। अब आप बोर्ड पे स्कैंडियम देख रहे हो बेटा। अब ये स्कैंडियम हो गया। नाउ दिस इज स्कैंडियम। तो स्कैंडियम में क्या हो गया? आर्गन 3d1 4s2। ये तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ही, ठीक है? यहां से लेके यहां तक ये क्या है? यहां से लेके यहां तक ये आर्गन है, ठीक है? तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया आर्गन 3d1 4s2। यहां से लेके यहां तक आर्गन, ये 3d1 4s2। तो ये 3d1 4s2। तो स्कैंडियम इज द फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। स्कैंडियम इज द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको कोई सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपको कोई पूछता है कि फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है, तो वो है स्कैंडियम। अब स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आ जाएगा। तो ये 21 के बाद एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ेगा, 22 हो गया। तो अब ये गलत हो गया बेटा। ये अगर आप इसे बढ़ देते हो तो ये हंस रूल का वायलेशन है, तो ये ऐसे नहीं आएगा। इसके अंदर हमको वापस डीजेनरेट एनर्जी लेवल से तो पहले 1 1 फिल करेंगे। तो ये हो जाएगा टाइटेनियम 3d2 4s2। तो स्कैंडियम में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन था और टाइटेनियम में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जिन स्पीशीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक स्पीशीज बोलते हैं। जिनमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, यानी स्कैंडियम भी पैरामैग्नेटिक है, टाइटेनियम भी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है? पैरामैग्नेटिक का मतलब वो स्पीशीज जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक में मैग्नेटिज्म होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और अब आ जाएगा वेलेडियम। वेलेडियम हुआ 23, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो वेलेडियम भी पैरामैग्नेटिक है ही। और ये हो जाएगा 3d3 4s2। अब यहां पर देखो, अगर मैं Mn की बात करूं तो Mn में ये हो जाएगा 3d5 4s2, ठीक है? ये Mn का हो गया 1 2 3 4 5। अब मैंने क्रोमियम का क्यों छोड़ दिया मैं बता रहा हूं। आपको मालूम है बेसिकली ये अभी आप वेलेडियम देख रहे हो, वापस मैं वेलेडियम पे आ गया। तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 3d4 4s2। पर यहां पर ये एक्सेप्शन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने आप शिफ्ट होके यहां आ जाता है, रीअरेंज होके ये बन जाता है, क्योंकि यहां पर ये 3d5 4s1 बन गया। तो यहां पर क्या हो गया? d हाफ फिल हो गया। तो ये ध्यान रखो आप, क्रोमियम में भी 3d5 होता है और Mn में भी 3d5 होता है। और हंस रूल के अकॉर्डिंग हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। P3 ज्यादा स्टेबल है P4 और P2 से। इसी तरह से D5 ज्यादा स्टेबल है, D5 ज्यादा स्टेबल है D4 और D6 से। तो ये अपने आप को हाफ फील्ड मेंटेन करने के लिए क्रोमियम में एक्सेप्शन आ जाता है। तो मैंने यहाँ स्टार भी लगा रखा है, टिक भी लगा रखा है ताकि आपका ध्यान जाए,
ठीक है, और Mn का तो नेचुरल हाफ फील्ड है ही ऑलरेडी, ठीक है। अब आयरन आ गया, आयरन में क्या हो जाएगा, ठीक है, आयरन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अब क्या हुआ, ये हाफ फील्ड हो गया Mn तक आते आते, सब में 1 1 1 1 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो ये पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो ये 3d6 4s2, तो आयरन में भी 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक है आयरन भी। कोबाल्ट 3d7 4s2, ये 3d7 4s2, और फिर निकल 3d8 4s2, ये निकल 3d8 4s2। अब कॉपर के अंदर क्या होना चाहिए 3d9, ये कॉपर के अंदर क्या होना चाहिए 3d9 4s2, पर कॉपर के अंदर भी क्या होता है 3d9 4s2 नहीं बनता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होकर इसको फुली फील्ड बना देता है, तो कम से कम अंदर सब स्टेबिलिटी गेन कर गए। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d9 ना होकर 3d10 4s1 होता है। तो यहां पर भी रीजन ये लिखेंगे, हंस रूल के कंसेप्ट, हंस रूल का रेफरेंस डालते हुए लिखेंगे फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, इस वजह से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सेप्शनल है। जिंक हो गया, ये जिंक हो गया बेटा 3d10 4s2। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक लास्ट इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम से लेके जिंक तक मैंने लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल्स में रखे, इसमें रखे, इसीलिए हम इन 10 एलिमेंट्स को, स्कैंडियम टू जिंक को, इन सबको d ब्लॉक का एलिमेंट्स कहेंगे। और इनमें इलेक्ट्रॉन्स किस में आया 3d में आएगा, इनमें इलेक्ट्रॉन्स किस में आए 3d में आए, इसीलिए इसको 3d सीरीज भी बोलते हैं। तो स्कैंडियम टू जिंक इज कॉल्ड 3d सीरीज और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और इसकी वैलेंसी शेल कौन सी है 4th। वैलेंसी शेल में आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स देखे 2। हाँ, क्रोमियम और कॉपर के वैलेंसी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी सबके स्कैंडियम से लेकर जिंक तक क्रोमियम और कॉपर को एक्सेप्ट कर लें तो बाकी सबके वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जिंक के अंदर सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, जिंक डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल हो गया, सॉरी ट्रांजिशन डी ब्लॉक बोल देता हूं अभी मैं, वो बाद में डिस्कस कर रहा हूं कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं सीधा बोल रहा हूं कि जिंक डायमैग्नेटिक है। जिंक क्या है डायमैग्नेटिक है। जिंक क्यों डायमैग्नेटिक है, जिंक इसीलिए डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर सब में आपने देखा कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो था ही। और सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रोमियम में है, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है, दिस इज क्रोमियम। तो क्रोमियम हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना ये सारे पॉइंट। क्रोमियम हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देख लो ये रहा 6, तो क्रोमियम में सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनीवे, और फिर कम होते जाते हैं। तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, फिर Mn से जिंक तक वापस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने लग जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्रोमियम के बाद वापस मैंने इलेक्ट्रॉन्स पेयर करना स्टार्ट कर दिए। अब ये कॉपर है, कॉपर में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन जिंक डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इसको 3D सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 3D में 1 by 1 इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर। और दूसरा आपने एक चीज और देखी, हम इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। दूसरा आपने एक चीज और देखी कि यहाँ स्कैंडियम टू जिंक जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं वो पेलेंटिमेट शेल में एंटर कर रहे हैं, यानी मैंने जब भी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी शेल कौन सी है 4th है, इलेक्ट्रॉन कहां फिल किए मैंने, इलेक्ट्रॉन फिल किए मैंने पेलेंटिमेट शेल में, इलेक्ट्रॉन कहां फिल किए मैंने n-1 में। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं, अब मेरा अगला क्वेश्चन है स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन किस में गया पेलेंटिमेट शेल में, यानी वैलेंसी शेल 4 है, पेलेंटिमेट शेल 3 है। स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉन कहां गया पेलेंटिमेट शेल में। स्कैंडियम में कितनी ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, हाउ मेनी ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट इन स्कैंडियम 2। देखो 4th ऑर्बिट ऑलरेडी इनकम्प्लीट है, 4th ऑर्बिट में अभी pdf भरना बाकी है, यानी ये खाली पड़ा है ना। तो स्कैंडियम की 4th ऑर्बिट वैलेंसी शेल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। और पैलेडियम की जो थर्ड शेल है, सॉरी पेलेंटिमेट शेल जो है, जो थर्ड है n-1 है, वो भी इनकम्प्लीट है। तो स्कैंडियम टू निकल तक आप आओ तो एक कॉमन चीज दिखेगी, 2 ऑर्बिट्स आर इनकम्प्लीट। ये देखो स्कैंडियम,
ये टाइटेनियम, दोनों ऑर्बिट इनकम्प्लीट, वेलेडियम, चलो ये क्रोमियम, ये मैग्नीक, ठीक है। तो Mn में भी ये वाली ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, अभी इलेक्ट्रॉन आना बाकी है, और इधर इधर इलेक्ट्रॉन आना बाकी है। ये देखो आयरन इनकम्प्लीट है अभी, ये भी। तो आप क्या देख रहे हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, Mn, आयरन, इन सब में 2 ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। इसमें भी 2 ऑर्बिट, इसमें भी 2 ऑर्बिट, इसमें भी 2 ऑर्बिट। लेकिन कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है, तो कॉपर में ये वाली ऑर्बिट कंप्लीट हो गई। तो कॉपर और जिंक ऐसे दो ये मेटल्स हैं 3D के, जिनके वैलेंसी शेल इनकम्प्लीट है इन दोनों की। लेकिन इन स्कैंडियम से लेकर निकल तक वैलेंसी शेल और पेलेंटिमेट शेल दोनों ही इनकम्प्लीट है, ये आपने अभी देखा, ठीक है। तो आपको ये पूछे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जनरली कितनी ऑर्बिट्स इनकम्प्लीट रहती है, तो हम आंसर देंगे 2, वैलेंसी शेल एज वेल एज पेलेंटिमेट शेल। पेलेंटिमेट शेल का मतलब जस्ट अंदर वाली शेल, ठीक है। जैसे यहाँ n = 4 है, वैलेंसी शेल है, तो थर्ड को क्या बोलेंगे, पेलेंटिमेट शेल। अगर कहीं किसी एटम में वैलेंसी शेल 5th है, तो पेलेंटिमेट शेल 4th हो जाएगी, जस्ट प्रीवियस इज कॉल्ड पेलेंटिमेट शेल। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट है, n-1d में फिल करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं वो n-1d में फिल हो रहे हैं। तो यहां से मैं थोड़ा सा पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बता दूं। अगर मैं इसको n के टर्म में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा, ठीक है ना, वो यहां से देखो, यहां पर अपन क्या देख रहे हैं, यहां अपन देख रहे हैं 3D और 4s, ठीक है। यहां पर ये देखो, मैं इनकी बात कर रहा हूं 3D, तो 3D में तो क्या था, 1 से लेके 10, 1 से लेके 10, तो 3D में 1 to 10 देखा अभी आपने, और 4s में क्या देखा, 2 देखा, लेकिन क्रोमियम और कॉपर के केस में 1 भी देखा। तो यहां लिखेंगे 1 और 2। तो ये हो गया हमारा इन सब का, अगर मैं बोलूं जनरल, इन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है इन एलिमेंट्स का, तो ये है, ठीक है। यानी 3D 1 से चालू हुआ, 10 तक गया, और 4s में क्रोमियम और कॉपर में तो 1 है, बाकी सब में 2 है, इसीलिए 1 और 2 लिखा। अब मैं इसको n के टर्म में लिखूं, तो मैं लिखूंगा n-1d ns, यानी इसको मैं बोलूंगा n-1, और इसको मैं बोलूंगा इसको बोलूंगा 4s को मैंने ns बोला, तो 3D को बोलूंगा n-1। ये रहा 3D n-1, ये रहा बेटा, ये देखो, यहां से भी समझ सकते हो आप। और ये हो गया n, ये हो गया n, और ये हो गया n-1। और यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 1 to, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1 to 10, 3D के ऊपर क्या लिखूंगा, 1 to 10 और 1 और 2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाए तो सीधा लिखोगे n-1d, 1 to 10, 1 to 10, ns 1 और 2। तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं अभी ये हटा रहा हूं, ये हमारा अब क्या आ गया, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है, वो हम डिस्कस करते जाएंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चैप्टर। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में s और p ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में 4 ट्रांजिशन सीरीज है, जिनको हम ये s ब्लॉक एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, और ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये वाला पूरा बैंड p ब्लॉक का है। तो ये तो हमारे हो गए s ब्लॉक के एलिमेंट, ये हो गए हमारे p ब्लॉक के एलिमेंट, और ये हो गए हमारे यहां से लेके यहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट। ये वाले स्कैंडियम,
स्कैंडियम टू जिंक, इट्रियम टू कैडमियम, लैंथेनम टू मरकरी, स्कैंडियम टू जिंक 3d सीरीज, इट्रियम टू कैडमियम 4d सीरीज, लैंथेनम टू मरकरी और एक्टिनियम टू ऑनवर्ड एलिमेंट। तो ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अब इन सीरीज को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप देखो इसके अंदर तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर पहले ये देख लो, फिर हम ये स्कैंडियम टाइटेनियम, तो ये हमारा हो गया ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर हो गया हमारे पास, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो अभी मैंने बता ही दिया। इस सीरीज को हम 3D सीरीज कहते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं 3D और फर्स्ट TS, इसको बोलते हैं 4D और सेकंड TS ट्रांजिशन स्टेट, ये 5D और थर्ड TS, ये 6D और फोर्थ TS। क्लियर कर दूं, ये 3D सीरीज इसको बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर करते हैं। आपने देखा स्कैंडियम से जिंक तक 3D में एंटर। इसको 4D सीरीज बोलते हैं क्योंकि इन इट्रियम से लेकर कैडमियम तक जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं वो करते हैं 4D में। यानी जैसे अभी आपने देखा था स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या था, 3D1 4s2, तो इट्रियम का हो जाएगा 3D नहीं तो एक बढ़ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4D1 5s2। जैसे ये 3D1 4s2 है तो ये 4D1 5s2 हो जाएगा, ये 5D1 6s2 हो जाएगा, और ये 3 4 5 और ये हो जाएगा 6D1 7s2। तो अभी मैं और आगे डिस्कस कर रहा हूं। तो हम जो ये नेम देते हैं 3D 4D 5D, तो वो इस बेस पे देते हैं कि जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में एंटर कर रहे हैं। अगर जैसे यहां से लेके यहां तक ये 3D में एंटर कर रहे हैं तो हम उनको 3D सीरीज बोलते हैं। इट्रियम से लेके कैडमियम तक इलेक्ट्रॉन जनरली 4D में एंटर करते हैं तो हम इसको 4D सीरीज बोलते हैं। लैंथेनम से आगे वाले एलिमेंट्स में 5D में करते हैं, एक्टिनियम से आगे वाले एलिमेंट में 6D में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं। और इनमें से ना स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम ये तो अभी कंप्लीटली डिस्कवर्ड है। एक्टिनियम और ये इनकम्प्लीट है, और ये कुछ एलिमेंट जो है वो या तो आर्टिफिशियल है या अननोन एलिमेंट्स है, लेकिन ठीक है हमने उनके सिंबल बना दिए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 6D सीरीज अभी इनकम्प्लीट है। इसलिए जनरली हम जो ज्यादा डिस्कशन करते हैं वो खाली 3 सीरीज का करते हैं, 3D 4D और 5D। अब अगर अपन इसके ग्रुप नंबर की बात करें तो स्कैंडियम और इसके नीचे वाला जो ग्रुप नंबर होता है वो 3D होता है। स्कैंडियम और इसके नीचे वाला जो ग्रुप होता है वो 3D होता है। सॉरी ये थर्ड ग्रुप होता है। स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो स्कैंडियम जो है वो 3D ग्रुप, सॉरी स्कैंडियम जो है वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं टॉप टू बॉटम, यानी यहां पर ये ग्रुप हो गया बेटा, मैं ये बात कर रहा हूं। स्कैंडियम है, स्कैंडियम के नीचे क्या आता है, इट्रियम, इट्रियम के नीचे क्या आता है, लैंथेनम। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, थर्ड ग्रुप से बिलोंग। टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम, रदरफोर्डियम, ये पूरे का पूरा एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फोर्थ ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसी तरह से ये कॉपर, कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड, कॉपर, Ag, Au, तो ये वाला जो रो है ठीक है 11th ग्रुप है जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, इसके नीचे कैडमियम, फिर मरकरी, ये जो ग्रुप है वो फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहां पर ये देखो, ये हो जाएगा 3D1 4s2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा
3d3 4s2, ये हो जाएगा 3d5 4s2, ये हो जाएगा 3d7 4s2, ये हो जाएगा 3d10 4s2, ठीक है। और इसका हो जाएगा 3d2 4s2, इसका हो जाएगा 3d5 4s1, अभी बताया क्रोमियम के लिए। ये हो जाएगा 3d6 4s2, निकल का हो जाएगा 3d8 4s2, इसका हो जाएगा 3d10 4s2, ठीक है। अब देखो, तो हम इनके ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ग्रुप नंबर जैसे स्कैंडियम में क्या है, ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d1 4s2 है। आर्गन तो कॉमन है, देखो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सबके आगे प्रीफिक्स आर्गन लिखना ही है, ठीक है, वो तो कॉमन है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो यही 3d4s में ही डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए हम 3d4s के ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। अब इसमें आप देख लो, ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 + 2 कितना हो गया? 3, तो ये 3 आ गया। ये देखो कितने हैं? 2 + 2 कितना आ गया? 4। ये देखो कितना आ रहा है? 3 + 2, 3 + 2 कितना आ गया? 5। 3 + 2, अगर मैं 3 + 2 करूं तो कितना आ जाएगा? 5, ठीक है ना। 1 + 2 करूं तो कितना आ जाएगा? 3। अब ये देखो, 5 + 1 6, 5 + 2 5 + 2 7। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? इन एलिमेंट्स का जो ग्रुप नंबर है वो आइडेंटिफाई होगा 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी ns में कितने इलेक्ट्रॉन है और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इसको क्या कहा जाएगा? इसको क्या कहा जाएगा? 4 को क्या कहा जाएगा? ns। 3d को क्या कहा जाएगा? n-1d, ठीक है। तो यहां 3d को अपन ने क्या कहा? ये, और 4 को ये कहा, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, इसका मतलब n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस ns में जितने इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को ऐड कर दो तो ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। जैसे ये देखो, वेलेडियम में 3d में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और s में 2 है, तो 3 + 2 5। क्रोमियम में 3d में 5 इलेक्ट्रॉन और s में 1 है, तो 5 + 1 6। तो ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d सब शेल, ओके, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल, मतलब आउटर मोस्ट में nth शेल में। तो अब आपको समझ में आ गया कि ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। n-1d के इलेक्ट्रॉन गिन लो और ns के इलेक्ट्रॉन गिन लो, 3d के इलेक्ट्रॉन गिन लो और 4s के इलेक्ट्रॉन गिन लो, अगर 3d सीरीज की बात कर रहे हैं तो अपन। तो इस तरह से हम इनका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? ग्रुप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब यहां पर उसी तरह से देखो, यहां पर मैंने वही किया है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे हैं। तो अब ये तो थी हमारी 3d और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और ये हो गई हमारी 4d और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, 4d और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 4d1, ये है 3d1 4s2, ये पहले बता चुका हूं, तो ये हो जाएगा वो, देखो वो का वही बात हो गई। और यहां हो जाएगा, अब थोड़ा सा क्या है, यहां कुछ एक्सेप्शन आते हैं, हम उनको अभी इग्नोर करेंगे। यहां हो जाएगा 4d2 5s2, तो इस तरह से आगे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। लेकिन जनरली क्या होता है, एक मैं क्लियर कर दूं, अच्छा यहां पर वही हुआ, 1 + 2 करोगे तो ये हो गया हमारा थर्ड ग्रुप, ये हो गया हमारा फोर्थ ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप, ये सिक्स्थ ग्रुप, ये सेवंथ ग्रुप, ठीक है, 8 9 10 11 12।
ठीक है, बस इसमें है ना आप है ना ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा रट लो। अभी ये एक्सेप्शनल है जो सबसे ज्यादा पूछते हैं। यहां होना चाहिए था 4D8 5s2, बिल्कुल ये होना चाहिए था भाई। कॉपर का है 3D10 4s1, तो उसके नीचे आ जाएगा ये 4D10। जैसे कॉपर में 4s का इलेक्ट्रॉन 3D में आ जाता है, तो यहां पर भी 5s का एक इलेक्ट्रॉन 4D में आ गया और इसका वो कंप्लीट हो गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से यहां जो कैडमियम है यहां हो जाएगा 4D10 5s2। तो जिंक का 3D10 4s2, कैडमियम का 4D10 5s2, और 10 + 2 कर दो तो 12 आ गया। 10 प्लस, अगर मैं 10 + 2 करूं तो क्या आ जाएगा 12। यहां देखो 10 + 1 किया सिल्वर में तो 11, तो वही आ गया, ये तो ग्रुप नंबर आ जाएगा। लेकिन यहां पर पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सही नहीं है। यहां पर 5s0 है और 4d, तो यहां पर जो है ये ध्यान रखना। अभी ऐसा क्यों है, अभी मैं इस पॉइंट पे नहीं जाऊंगा। यहां पर पैलेडियम और सिल्वर दोनों ही एक्सेप्शन है। इवन देन यहां पर नायोबियम में भी क्या है 4d3 ना होके 4d4 5s1 है, और ये 4d5 4s1 है, 5s1 है। तो आप तो है ना यहां पर आप ध्यान रखो। देखो क्रोमियम में जैसे 3d5 4s1 है, तो क्रोमियम के जस्ट नीचे 6 ग्रुप में क्या आ रहा है, मोनोबियम, तो क्रोमियम 3d5। देखो यहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्रोमियम 6 ग्रुप का है 3d5 4s1, उसके नीचे 6 ग्रुप का मोनोबियम है, तो ये 3d5 की जगह 4d5 आ जाएगा, 4s1 की जगह 5s1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ NB भी क्या है, एक्सेप्शन है। तो यहां पर ये ध्यान रखना, एडिशनल एक्सेप्शन कौन से हो गए, इसमें ये 2 हो गए। इन तो हम जनरली बुक्स में लिखा हुआ है 41 और 46। 41 NB का 4d4 4s1 और पैलेडियम का 4d10 5, ऐसे ये ऑब्जर्व किए हुए हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखो, इनको इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, पर ये एक्सेप्शन है। आप एनसीईआरटी बुक में भी देखो ये लिखे हुए हैं। तो मेरा भी ड्यूटी थी कि आपको बताना। मैं चाहता तो इग्नोर करके आगे चला जाता, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीडी। तो जिन टीचर्स ने आपको ये चीज आपको नहीं बताई या इस पे हिट नहीं किया, तो आप क्या लिख के आ जाते, पीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकल वाला लिख के आ जाते। निकल का क्या होता है 3d8 4s2, तो पैलेडियम का लिखते हैं आप 4d8 5s2, लेकिन ये नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट है, अगर अपन को उस केस में अगर उन फैक्ट को अगर रटना पड़े तो रटेंगे, लेकिन हम अपने रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स पर, एक एक क्वेश्चन पर एक एक मार्क्स पर मेरिट, एक मार्क्स चेंज होने से मेरिट 500 से 1000 तक वेरी कर जाती है, क्योंकि एक ही मार्क्स पे बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ध्यान दो, मैं फिर बता रहा हूं, एक तो NB का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना, जो है 3D नहीं, ये 4D सीरीज है, तो ये 4D4 5s1 है, जबकि होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 4D3 5s2। तो ये NB का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसी तरह से पैलेडियम का क्या है, पैलेडियम का है 4D10 5s0, ये नहीं हो, ठीक है, यही है, और जबकि होना क्या चाहिए था 4d8। बेटा ये चीज बताते हैं तो कुछ बच्चे परेशान होते हैं, वो परेशानी अभी लेना ज्यादा अच्छी है। अब कोई बहुत सारे टीचर इसको बताएंगे नहीं, आप कंफर्ट होकर आगे चले जाओगे, तो इसके एडवर्स इफेक्ट फिर आपको एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, तो बस ये 2 एक्सेप्शन आप अभी एक बार लर्न कर लो, 41 नायोबियम और पैलेडियम। पैलेडियम का सबसे ज्यादा पैलेडियम का पूछते हैं, पीडी 4d10 5s0। ठीक है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ है। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है बेटा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, अब हम इनकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करते हैं। इनकी ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट
पॉइंट है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करते वक्त मैं सबसे पहले इसका स्कैंडियम टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दूं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेलेडियम क्रोमियम एमएन आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक। अभी अभी डिस्कस किया हमने ये आर्गन 3D4S, अभी जस्ट लिखा हुआ ही था मैंने, आर्गन 3D4S, आर्गन 3D4S, आर्गन 3D4S, आर्गन 3D4S, आर्गन 3D4S, आर्गन, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन डालूंगा मैं। तो ध्यान देना, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अब देखो इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, क्योंकि हमको है ना जनरली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सबसे ज्यादा काम आने वाली है, और जब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज सबसे ज्यादा काम आने वाली है तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। तो देखो 4s में तो 2 ही होता है क्रोमियम और कॉपर को छोड़कर। तो देखो 21, तो देखो 4s2 तो है ही, सब में 4s2 तो है ही, ठीक है, 2 लिख दिया, खाली क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के, ठीक है। तो खाली क्रोमियम और कॉपर को छोड़ के बाकी अपन ने सब, और हमको रेडी क्या है, क्रोमियम और कॉपर में 1। अब देखो, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमको एटॉमिक नंबर जनरली एग्जाम में एटॉमिक नंबर तो गिवन होते हैं, लिखा रहता है 26 आयरन, 25 Mn, ठीक है, और बहुत बार हमको खुद भी याद हो जाते हैं। तो 21 3D1 समझना, 22 3D2, 23 3D3, देखो 21 1D में, 22 2D में, 23 3D में, क्रोमियम 3D4 4D में, लेकिन एक इधर आ गया तो 5। अब 25 Mn 25 तो 3D5, आयरन 26 तो 3D6, कोबाल्ट 27 तो 3D7, निकल 28 3D8, कॉपर 29 तो 3D9 होगा, लेकिन 9 होता नहीं है तो वो 10 में आ जाएगा, जिंक 30 हो गया। तो देखो आपको है ना जनरली पूछा, आपको जैसे आ गया 28 निकल तो 3D8, 28 8 3D8, ठीक है, 27, तो इस तरह से आप थोड़ा इजी कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस को। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हम ये लिख रहे हैं, ये तो है हमारा 3D और ये है हमारा 4s, तो ये 3D ऑर्बिटल बना रहा हूं। अब क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक स्पेशलिटी होती है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपने देखा होगा क्रोमियम +1 +2 +3 +4, K2Cr27 में क्रोमियम +6, ठीक है, KMnO4 में Mn पर +7, Mn का कहीं +2 आ रहा है, Mn का कहीं +3 आ रहा है, कहीं +4 आ रहा है, आयरन +2 +3, कॉपर +1 +2, निकल +1 +2, ठीक है। तो इनको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एक जो ये जो मेटल है, ये मेटल अलग अलग कंपाउंड में आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखेगा, मतलब वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो हम आज वही पढ़ रहे हैं कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट, हमारा यही टॉपिक है आज का कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर देखो आप, ये हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से ही समझ पाएंगे। 3D1 4s, 3D2 4s2, ये हंस रूल चल रहा है, 1 2 3, ये क्रोमियम का, ये Mn का,
ये कोबाल्ट का, ये निकल का, ये कॉपर का, कॉपर में 3d10, जिंक 3d10 4s2। अब है क्या बेटा, यहां पर ध्यान दो, यहां पर ये 4s मैंने क्या कहा, 3d को तो हम क्या बोलते हैं n-1d, और इसको क्या बोलेंगे ns, ठीक है। तो लेकिन 3d सीरीज है इसलिए 3d आ जाएगा और ये 4s आ जाएगा, और ये 4d सीरीज हो यानी ईट्रियम वाला लाइन, स्कैंडियम से जस्ट नीचे जो ईट्रियम है, तो अगर यहां ईट्रियम लिखूंगा तो यहां 4d कर दूंगा या 5s कर दूंगा। ईट्रियम के जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट होता है जर्कोनियम, तो यहाँ 4d2 आ जाएगा, 5s2 आ जाएगा। खैर आप उसको कंफ्यूज मत करो, अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये देखो, ये आपको सबको समझ में आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि जो ये जो एलिमेंट्स है इनमें ना ns और n-1d, ns और n-1d के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। ns और n-1d ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप कम होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब जैसे 3d और 4s के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, यहां 3d एलिमेंट्स के भी क्या पार्टिसिपेट, 3d एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स भी 3d ऑर्बिटल्स के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी केमिकल रिएक्शन में एंटर करते हैं। ठीक है, देखो एक मिनट में एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसी से समझ में आएगा। जैसे मैं ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट को क्लियर कर देता हूं। थर्ड ऑर्बिट को थोड़ा, क्योंकि हमको अभी थर्ड ऑर्बिट काम आने वाली है, और फोर्थ। अब मैं जैसे एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल ले लूं मैं फर्स्ट ऑर्बिट, वेलेडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट है इसकी, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट वेलेडियम की, ये सेकंड, और ये हमारी थर्ड ऑर्बिट, ये हमारी फोर्थ ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट पेलेंटिमेट शेल हो गई, फोर्थ ऑर्बिट वैलेंसी शेल हो गई। यहां sp-df है, d है, और यहां sp-df है। यहां एक ही, और ये s में एक ऑर्बिटल लिख दिया, p में 3 और d में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 यानी 5 बन गए, और ये हो गया। तो अगर मैं वेरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखूं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 2 8 और 8, आर्गन तो हो ही गया यहां तक। और फिर ये इस वक्त आप वेलेडियम देख रहे हैं, दिस इज द वेलेडियम एटम 23। ठीक है, तो वेलेडियम का जो वैलेंसी शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पेलेंटिमेट शेल में 1 8 9 10 11। तो इसके ये जो वेलेडियम है 23, इस वेलेडियम के आउटर मोस्ट में वैलेंसी शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और पेलेंटिमेट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इनमें से 8 तो s और p के हैं, और 3 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। d में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या हो गया, जैसे ही वेलेडियम केमिकल रिएक्शन में एंटर करता है, या कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट में, वेलेडियम का एग्जांपल ले रहा हूं, तो क्या होता है, जैसे ही ये V से क्या बन गया, यहां पर बन जाएगा ये देखो वेलेडियम। तो ये वेलेडियम 23। अब मैं खाली V लिख रहा हूं, अंडरस्टूड है, V+2 V+3 V+4 एंड V+5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब हो ये रहा है कि वेलेडियम के जैसे ही वैलेंसी शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो V+2 बन जाएगा। ये V लिख रहा हूं बेटा, V23। तो V से ये वेलेडियम है। अब ये हो गया हमारा, ये वेलेडियम दिख रहा है आपको, ये वेलेडियम। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो अब बन गया V+2। नाउ दिस इज V+2, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ये जो दोनों वेलेडियम के इलेक्ट्रॉन से निकाल दिए, तो V+2 बन गया। V+2 बनने के बाद ये अब अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, या अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को
केमिकल रिएक्शन में एंटर करवाएगा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन इजीली केमिकल रिएक्शन में एंटर कर जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, V+2 बन तो गया। अब हमको ये भी मालूम है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी से इंक्रीज होती है। अब V+2 बनने के बाद अगर हमने और एनर्जी दी, थोड़ी ज्यादा एनर्जी दी, तो क्या हो जाएगा, V+3 बन जाएगा, यानी ये एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब V+3 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए और V+3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया वो हो गया 3d2 4s0। हमने और ज्यादा एनर्जी दी, ठीक है। अगर वही है, ये जो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट हैं ये शो तो करते हैं, ठीक है, लेकिन इनके लिए भी कंडीशन होती है, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की रिएक्शन की कंडीशन के अकॉर्डिंग बनती है। अब अगर और भी ज्यादा एनर्जी मिल गई तो ये V+4 3d1 4s2। अभी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और है ये, और अब ये V+5 आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर गया। अभी आप क्या देख रहे हो, दिस इज V+5 आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, V+5 स्टेबल हो गया। तो वेलेडियम +2 से लेकर +5 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो वेलेडियम के वैलेंसी शेल से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल के +2 बन गया। उसके बाद ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये 1 बाय 1 बाहर आते हैं। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 एक एक करके बाहर आते जाते हैं। इसीलिए ये एलिमेंट वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपको समझ में आ गया? तो हम रीजन क्या लिखते हैं, रीजन ये लिखते हैं कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लिखते हैं इसका जो 4s है 3d है, यानी इसका जो 4s है और 3d है इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है। या यूं बोलते हैं, कॉमन स्टेटमेंट ये बनाते हैं कि इसका जो ns है, ns और n-1d के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, इसके और इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है। और ns और n-1d के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होने के वजह से, इसके और इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ns से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद n-d के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 बाहर आते हैं। इस वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। n-1d के सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं निकलते तब तक अगर हम उसको एनर्जी देते जाएं, तो मेरे कहने का मतलब है कि n-1d के जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब बाहर निकलते हैं, 1 बाय 1 निकलेंगे। ये रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे स्कैंडियम है, तो स्कैंडियम में क्या हो जाएगा, स्कैंडियम शो करेगा पहले +2, ये +2, फिर +3, पहले लिख लेते हैं। तो स्कैंडियम, अगर मैंने जो कंसेप्ट बताया अभी तक उस हिसाब से स्कैंडियम क्या शो करेगा, स्कैंडियम शो करेगा +2 and +3। टाइटेनियम शो करेगा, ये रहा +2, फिर +3, +4। ये टाइटेनियम का हो गया। इसके बाद अगर वेलिडियम की बात करूं तो वो मैंने अभी डिस्कस किया, +2, +3, +4 और +5। ये अभी अपन ने टाइटेनियम का देखे, ये लिखा हुआ है। और अगर क्रोमियम का देखें तो क्रोमियम का फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। क्रोमियम +1 शो करता है। क्रोमियम का +1 शो करना अपने आप में ये एविडेंस है कि क्रोमियम के 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो +1 शो कर रहा है। क्रोमियम और कॉपर खाली 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो +1 शो कर रहे हैं, बाकी सब +2 शो कर रहे हैं। स्कैंडियम से जिंक तक आ जाऊं मैं, तो क्रोमियम और कॉपर ही ऐसे एलिमेंट है, कॉपर +1 बहुत देखा है आपने, ठीक है। तो क्रोमियम और कॉपर ही ऐसे एलिमेंट है जो +1 शो कर रहे हैं, बाकी सब +2 शो कर रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हमको कोई टीचर आपसे पूछे कि मुझे सेटिस्फाई करो, मुझे जस्टिफाई करके बताओ कि क्रोमियम और कॉपर के 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, एटम तो दिखता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि क्रोमियम और कॉपर के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बनना अपने आप में इंडिकेट करता है कि उसके s में 1 इलेक्ट्रॉन है। अदरवाइज स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सब +2 के बनाते हैं। तो ये +1 हो गया। अब ये +1 के बाद +2, +3, +4, +5, +6, तो ये +1 से जाएगा +2, +3, +4, +5, +6, तो क्रोमियम +6 तक जाएगा। क्रोमियम कहां तक जाएगा बेटा, क्रोमियम +6 तक जाएगा।
ठीक है, तो ये क्रोमियम गया। इसी तरह से Mn देखो, तो Mn +2 से ही स्टार्ट होगा, +2, फिर ये +3 +4 +5 +6 +7, तो +3 +4 +6 और ये +7, ये हो गया Mn का, ये हो गया हमारा Mn का, ठीक है। और उसके बाद आयरन का देखो, तो आयरन का देखेंगे तो आयरन का क्या आ जाएगा, आयरन का आ जाएगा V, इधर कर देता हूं, ठीक है। तो आयरन का क्या आ जाएगा, आयरन का आ जाएगा +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। और ध्यान दो, इसी तरह से कोबाल्ट का देखो, +2 +3 +4 +5, निकल का हो जाएगा +2 +3 एंड +4। ये बात अलग है कि इनमें कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है और कुछ ज्यादा स्टेबल है और कुछ एग्जिस्ट नहीं करती है, वो हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तो हम एक बार समझ रहे हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे कॉपर का +2 बनना अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वो बाद में। क्या होता है कि एक्सेप्शन जो डिस्कस होते हैं वो मैं बार बार हर अधिकतर क्लासेस में कहता हूं कि कुछ स्टूडेंट एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जो एट अ टाइम समझ में नहीं आएंगे। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ चैप्टर ऑटोमेटिकली वो कंसेप्ट आएगा और क्लियर हो जाएगा। और कुछ बच्चे उस चीज को पकड़ के रखते हैं ना, तो फिर वो कभी नहीं समझ पाते, वो उस नेगेटिव एनर्जी में रह जाते हैं। बेटा क्या सर ने तो ये बताया नहीं, ये कैसे हो गया सर, तो एक तरफ तो ये बोल रहे हैं ना, दूसरी तरफ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा कहां हो रहा है, 10% जगह हो रहा है। 9 हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, हम क्या वर्ड यूज करते हैं जनरली, इसका मतलब एक्सेप्शंस आर देयर, ठीक है। तो वो, लेकिन अब एक्सेप्शन भी दो तरह के होते हैं। एक एक्सेप्शंस के पीछे कोई रीजन होता है, 50, अब मैंने क्या कहा 10% एक्सेप्शन है, चलो 20% एक्सेप्शन है। अब 20% एक्सेप्शन है तो 20% में से हमारे पास 10 और मोर देन 10% का तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के रीजन भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो तो समझ में आ जाते हैं। फिर खाली 10% एक्स्ट्रा एक्सेप्शन अपन को लर्न करने पड़ते हैं, और वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा है एक्सेप्शंस वाली। फिजिकल में तो है ही नहीं, हम पढ़ चुके हैं फिजिकल, ठीक है। ये देखो, तो यहां पर आपने क्या देखा, स्कैंडियम से लेके जिंक तक की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखी, लेकिन जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, क्योंकि जिंक +2 बनते ही स्टेबल 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ले आएगा। कॉपर में एक्सेप्शन है, कॉपर को भी छोड़ो, आप पहले स्कैंडियम से निकल तक फोकस करो। तो आप क्या देख रहे हो, 4s के इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d के इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 निकलते जा रहे थे, 3d के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 निकलते जा रहे थे। यहां तक निकलेंगे, ये यहां तक ही निकलेंगे, इसके ये 2 निकलेंगे। तो अब समझ में आ गया कि ना वेरिएबल और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। मेरा टॉपिक ये है, अभी एक्सेप्शन को लेके नहीं है, अभी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके नहीं है। तो हमारा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का क्या है, वो उसका आंसर क्या लिखोगे कि इनके NS और N-1D के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ये जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स है, ये निकलने के बाद 3d के पेलेंटिमेट शेल के 3d के या N-1D के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 इजीली केमिकल रिएक्शन में एंटर कर जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर पाएंगे ये रिएक्शन की कंडीशन पे, यानी टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की कंडीशन पे, या कौन सा दूसरा एटम उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में डिस्कस कर लूं कि यहां पर स्कैंडियम डायरेक्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, ठीक है। स्कैंडियम डायरेक्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं तो ये देखो, ये है स्कैंडियम। अभी आप बोर्ड पे क्या देख रहे हो, 2 8 3s2 3p6 3d1 4s2 3d1 4s2। तो स्कैंडियम जनरली क्या है, डायरेक्टली स्कैंडियम जब डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में एंटर करता है इसके, तो वो
ये निकलने के बाद ये भी इलेक्ट्रॉन निकल के डायरेक्ट आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लेता है। तो स्कैंडियम प्लस 3 में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? स्कैंडियम प्लस 3 में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? आर्गन जैसा, नोबल गैस जैसा। तो स्कैंडियम का एक भी कंपाउंड ऐसा नॉन नहीं है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। इसका मतलब स्कैंडियम के तीनों ही ये इलेक्ट्रॉन्स 4s के दोनों और 3d का 1, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक साथ बाहर आकर स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन आर्गन लाइक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला, नोबल गैस वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना के कंपाउंड बना लेता है। यानी स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। ठीक है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट बुक का क्वेश्चन भी है, टीचर्स पूछते भी हैं। स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। अब क्वेश्चन, इसका मतलब अगर आप स्कैंडियम से जिंक तक, अगर आप बोर्ड पे ध्यान दो, अगर आपने स्कैंडियम से जिंक तक देखा तो स्कैंडियम ऐसा एलिमेंट है जिसने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं की। जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं की, बाकी सब ने की। कॉपर पे मत जाओ, मैं डिस्कस करूंगा, ये एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन का रीजन भी है हमारे पास। ठीक है, तो अब अगर 3D सीरीज के अंदर ये यहां सारे साथ कौन से, अगर आपसे कोई पूछे कि 3D सीरीज के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, तो आपका आंसर होगा स्कैंडियम एंड जिंक। आपका आंसर होगा 3D सीरीज बोल रहा हूं मैं। अब और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो ध्यान से सुनना बेटा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? दोस एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना बेटा, और चलो स्क्रीन पे फोकस भी करो। दोस एलिमेंट विच हैव पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल्स। मैं क्लियर कर दूं, अब पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल्स में भी बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। d ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड, d ऑर्बिटल बोल रहा हूं, d सब ऑर्बिट नहीं बोल रहा हूं। देखो, d सब ऑर्बिट भी पार्शियली फील्ड है, यानी d सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और d सब ऑर्बिट में 10 से अगर कम इलेक्ट्रॉन है, d सब ऑर्बिट में अगर 10 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोलूंगा पार्शियली फील्ड d सब ऑर्बिट। पार्शियली फील्ड d सब ऑर्बिट कब? जब d सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन से कम हो। बात को पकड़ना। d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो, सोचा, बहुत जनों ने गलत आंसर सोचा, बहुत ने सही भी सोचा है। d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, d सब ऑर्बिट में 10 आते हैं। d ऑर्बिटल ये रहा 2 2 2 2 2। तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने क्लास के इनिशियल में भी बताया था। तो यहां पार्शियली, तो d ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। d ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ये देखो, स्कैंडियम में 1 पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल है, 4 वेकेंट d ऑर्बिटल्स है। टाइटेनियम में 2 पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल्स है, 3 वेकेंट ऑर्बिटल्स है। वेलेडियम में 3 पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल्स है और 2 वेकेंट d ऑर्बिटल्स है। क्रोमियम में 5 ही d ऑर्बिटल्स पार्शियली फील्ड है। Mn में 5 ही d ऑर्बिटल्स पार्शियली फील्ड है। आयरन में 1 ऑर्बिटल, 1 d ऑर्बिटल, दिस d ऑर्बिटल इज फुल्ली फील्ड। और ये जो चारों हैं, these 4 d orbitals are partially filled. Cobalt have 2 fully filled d orbital and 3 half filled d orbital, मतलब partially filled। ध्यान दो, ये half filled भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो इसमें स्कैंडियम में 1 हाफ फील्ड या 1 पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल है, बाकी वेकेंट है। इसमें 2 या हाफ फील्ड है या 2 पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल है, बाकी वेकेंट है। इसी तरह से अगर मैं निकल की बात करूं, तो निकल के अंदर 3 फुल फील्ड d ऑर्बिटल्स है, 2 हाफ फील्ड d ऑर्बिटल्स है, 2 पार्शियली फील्ड d ऑर्बिटल्स है। कॉपर और जिंक में 5 ही d ऑर्बिटल्स फुल्ली फील्ड है। तो मैं वापस अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्लियर करूं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे? आगे लिखी हुई मिल जाएगी आपको, नेक्स्ट स्लाइड में है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, तो आप खाली ध्यान से सुने।
transition elements are those which have partially filled d orbitals in their neutral state. इसके नियम से लेके निकल तक पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, देखो ठीक है ना। निकल के अंदर भी पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स 2 है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोस व्हिच हैव पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर न्यूट्रल और ग्राउंड स्टेट। न्यूट्रल स्टेट को ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हैव पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल इन देयर न्यूट्रल और ग्राउंड स्टेट और एनी वन ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो किसी एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी अगर पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। अब यहां पर देखो, जो कॉपर है, कॉपर में 3d10 है और जिंक में 3d10 है। तो कॉपर और जिंक में पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल न्यूट्रल स्टेट में तो नहीं है, ग्राउंड स्टेट में तो नहीं है। लेकिन कॉपर का जब +2 बनेगा, ध्यान दो, अभी कंफ्यूज मत करो। कॉपर का जो +2 बनेगा, ये रहा कॉपर +2, ये रहा बेटा, मैंने कॉपर +2 बना दिया। ये कॉपर +2 देख रहे हो आप। कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 3d9 4s2। तो कॉपर +2 में एक पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल है, इसीलिए कॉपर को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। लेकिन जिंक का जो ये न्यूट्रल है, देखो जिंक का ये जो न्यूट्रल है, जिंक का ये न्यूट्रल है, ग्राउंड स्टेट है, तो सारे फुल्ली फील्ड डी ऑर्बिटल्स है, एक भी पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं। अगर मैंने +2 किया, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन हटा लिया, ये हटा दिए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, उसमें भी 5 फुल फील्ड डी ऑर्बिटल है। तो जिंक इज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रांजिशन मेटल। जिंक इज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रांजिशन मेटल। जिंक को हम ट्रांजिशन मेटल में कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि जिंक की ग्राउंड स्टेट और उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, या यू बोलो एक भी पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं है। पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट है, तो यहां पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। जिंक को हम डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहते हैं, लेकिन हम उसको क्या नहीं कहते? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। लेकिन स्कैंडियम से कॉपर तक के डी ब्लॉक एलिमेंट भी है, और स्कैंडियम से कॉपर तक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। कॉपर को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका कॉपर CuSO4 फेमस एग्जांपल है +2, उसमें D9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। अभी भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स के कंसेप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी बहुत सारे इसमें पेज हैं, कंसेप्ट्स हैं, एक्सेप्शंस के रीजन हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।